हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से। आज हम करेंगे पार्ट 3 प्रशासन के सिद्धांत। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम करेंगे नौकरशाही सिद्धांत यानी वेबर के आलोचक, वेबर और उनके आलोचक। उदय कैसे हुआ, राइस एंड ग्रोथ कैसे हुआ इनका। तो नौकरशाही शब्द की शुरुआत 1746 में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विसेंट डी गॉर्नी ने किया था। उन्होंने कहा, फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है। ये बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्यूरोमेनिया। फ्रेंच में ब्यूरो का अर्थ है डेस्क। एफ.एम. मार्क्स के शब्दों में 18वीं सदी के फ्रांसीसी वाणिज्य मंत्री द्वारा प्रयुक्त फ्रेंच ब्यूरोक्रेटिक में इस्तेमाल हुए शब्द नौकरशाही का अर्थ सक्रिय सरकार ये ब्यूरोक्रेटिक के रूप में 19वीं सदी में जर्मनी में फैला और तब से ये अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में भी आ गया। थॉमस क्लाइल ने इस शब्द का प्रसार महाद्वीपीय जंजाल कहा है। थॉमस क्लाइल ने क्या कहा है? इसे महाद्वीपीय जंजाल के रूप में कहा है। नौकरशाही पर क्लासिकीय लेखन कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिशेल और गिटोनी मोस्का ने किया। नौकरशाही पे जो क्लासिकी लेखन है वो किस किस ने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिशेल और गिटोनी मोस्का। किंतु नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन जर्मन समाजशास्त्री जो मैक्स वेबर थे के साथ शुरू हुआ। नौकरशाही की शुरुआत किससे हुई? तो मैक्स वेबर से हुई। वो कहाँ के थे? जर्मन के समाजशास्त्री थे। जैसा कि मोहित भट्टाचार्य ने कहा है कि नौकरशाही की अवधारणा मार्क्स के चिंतन में केंद्रीय स्थान नहीं रखती है। मार्क्स के अनुसार नौकरशाही स्वयं राज्य की तरह एक औजार है जिसके जरिए सब प्रभुसत्तापूर्ण वर्ग अन्य सामाजिक वर्गों पर अपनी प्रभुसत्ता थोपता है। ये किसका कहना है? मैक्स वेबर के अनुसार। इस तर्क के अनुसार नौकरशाही के हित प्रभुसत्ता वर्ग और राज्य के साथ नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट मिशेल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल प्रॉपर्टीज में अल्पतंत्र का लौह नियम नामक अवधारणा प्रतिपादित किया। इस अवधारणा के अनुसार बड़े संगठनों में नौकरशाहाना ढांचा यानी अल्पतांत्रिक व्यवस्था विकसित कर लेने का रुझान होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो क्या कहते हैं कि बड़े संगठनों में सत्ता कुछ लोगों अल्पतांत्रवादी के हाथ में केंद्रित होती है। यह परिघटना कुलीन प्रभाविकता के कारण बड़े संगठनों में आंतरिक जनतंत्र की संभावना को नकार देती है। गिटानो मोस्का ने अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो दी रूलिंग क्लास में राजनीतिक व्यवस्थाओं को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, अर्थात सामंती और नौकरशाहाना। उन्होंने कहा कि नौकरशाही बड़े साम्राज्यों में शासन के लिए आधारभूत है, किंतु यह वेबर, जो मैक्स वेबर हैं, जिन्हें प्रशासन राजनीतिक चिंतकों की उस आकाशगंगा में अद्वितीय स्थान प्राप्त है जिन्होंने नौकरशाही की अवधारणा की व्याख्या का प्रयास किया। इस प्रकार उनका नाम नौकरशाही के साथ एकार्थी हो गया। जैसा कि S.R. महेश्वरी ठीक ही कहते हैं कि नौकरशाही सिद्धांत के व्यवस्थित सूत्रीकरण का श्रेय मैक्स वेबर को जाता है। जो नौकरशाही है उसके सिद्धांत का सूत्रीकरण किसको जाता है? मैक्स वेबर का, जो 1864 से 1920 तक में हुआ था। क्योंकि उन्होंने प्रतिकूल निहितार्थों
से मुक्त नौकरशाही के आधुनिक समाजशास्त्री अध्ययन की नींव डाली और किसी संगठन के लक्ष्यों की तर्कसंगत प्राप्ति के लिए नौकरशाही की अनिवार्यता पर बल दिया। मैक्स वेबर नौकरशाही के अपने सूत्रीकरण को आदर्श प्रकार कहते हैं। जो उनका नौकरशाही का सूत्रीकरण था उसको क्या कहते हैं? आदर्श प्रकार। ये आदर्श प्रकार एक मानसिक मानचित्र यानी मानसिक निर्मित है। अपनी अवधारणात्मक शुद्धता में यह मानसिक निर्मित वास्तविकता में अनुभविक रूप में कहीं नहीं पाई जा सकती। इस प्रकार यह यूटोपिया है। क्या कहा है इसे? इस प्रकार ये क्या है? यूटोपिया है। जैसे कि मोहित भट्टाचार्य ने विश्लेषण किया कि वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही को लोक सेवा के साथ नहीं मिलाया जा सकता। इसका अर्थ है सामूहिक गतिविधि के तर्क संगतिकरण की समाजशास्त्रीय अवधारणा। इस प्रकार उन्होंने प्राधिकार व्यवस्थाओं के प्रकार विज्ञान को समझे बिना वेबर की नौकरशाही की अवधारणात्मक रूपरेखा को नहीं समझा जा सकता। प्राधिकार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ अथॉरिटी क्या है? तो वेबर ने शक्ति को इस रूप में परिभाषित किया है। किसको किया है? तो शक्ति को प्राधिकार के रूप में परिभाषित किया है। यह ऐसी संभावना है कि सामाजिक संबंध के भीतर एक व्यक्ति प्रतिरोध के बावजूद अपनी मर्जी चलाने की स्थिति में हो, कि कोई प्रतिरोध कर रहा है फिर भी उसके बावजूद वो अपनी मर्जी चला सकता है। जबकि प्राधिकार को इस रूप में परिभाषित किया है कि यह संभावना दी गई विशिष्ट रूपरेखा वाले किसी निर्देश का व्यक्तियों के दिए गए समूह द्वारा पालन हो, कि कोई जो विशिष्ट है वह आपको निर्देश दे रहा है तो सारे व्यक्ति क्या कर रहे हैं? उस जो निर्देश का है समूह मिलकर उसका पालन करता है। ये क्या किस रूप में कहा है उन्होंने? प्राधिकार को इस रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार शक्ति की तुलना में प्राधिकार की पहचान वैधता से होता है, यानी निर्देशन और अधीनस्थों द्वारा स्वैच्छिक पालन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में वैधता शक्ति का प्राधिकार में बदल देती है। जो वैधता है वो क्या है? शक्ति को प्राधिकार के रूप में बदल देती है। वेबर के अनुसार प्राधिकार निर्देश की निरंकुश शक्ति का समानार्थी है, जिसे उन्होंने प्रभुत्व कहा है। उन्होंने कहा कि सभी प्रशासनों का अर्थ प्रभुत्व है, अर्थात प्रशासन का अर्थ प्राधिकार का उपयोग है। रीनहॉल्ड बैटिक्स ने अपनी पुस्तक मैक्स वेबर एन एक्चुअल प्रोटेक्ट में मैक्स वेबर द्वारा पहचाने गए प्राधिकार के अंगों का समाहार करता है। वे क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जो शासन करता हो। ये क्या है? एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जो शासन करता हो। सेकंड पॉइंट क्या बताया उन्होंने? कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जो शासित हो। एक तो शासन करता हो, दूसरा क्या हो? उस चीज पे शासित हो। थर्ड पॉइंट है शासित के आचार को प्रभावित करने की शासकों की इच्छा, उस इच्छा या निर्देश की अभिव्यक्ति। फोर्थ पॉइंट है निर्देश की वस्तुपरक मात्रा के अर्थों में शासकों के प्रभाव का प्रमाण। फिफ्थ पॉइंट है उस आत्मपरक स्वीकारता के शब्दों में इस प्रभाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाण, जिसके साथ शासित निर्देश का पालन करते हैं। जैसा कि रमेश के अरोरा ने कहा कि वेबर ने वैधता के दावे के आधार पर प्राधिकार को वर्गीकृत किया, क्योंकि इसी पर आज्ञाकारिता के प्रकार, इसके लिए प्रयुक्त प्रशासनिक स्टाफ का प्रकार और प्राधिकार लागू करने के तरीके निर्भर करते हैं। वैध प्राधिकार के उनके 3 शुद्ध प्रकार उनकी वैधता के 3 आधारों पर आधारित है। वे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पारंपरिक प्राधिकार। वेबर के अनुसार ये प्राधिकार प्राचीन परंपराओं की पवित्रता में
स्थापित आस्था और उनके तहत प्राधिकार लागू करने वाले लोगों की स्थिति की वैधता है पर निर्भर करता है। इस व्यवस्था के तहत प्राधिकार की सीमा रेखा प्रथाओं और मिसालों से निर्धारित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस व्यवस्था की आज्ञाकारिता शासक प्रदत्त होती है, जो पारंपरिक रूप से दी गई प्राधिकार की स्थिति पर आरूढ़ होता है और जो अपने क्षेत्र में परंपरा से बंधा होता है। आज्ञाकारिता की बाध्यता परंपरागत बाध्यताओं के क्षेत्र में व्यक्तिगत निष्ठा का मामला है। पारंपरिक प्राधिकार व्यवस्था के प्रशासनिक वर्ग या तो पितृसत्तात्मक होता है या सामंती होता है। पूर्ववर्ती व्यवस्था के मामले में प्रशासनिक तंत्र में व्यक्तिगत सेवक, नौकर या शासक के संबंधी होते हैं। वे उसके प्रति पारंपरिक निष्ठा रखते हैं, जबकि उत्तर पूर्वी व्यवस्था के मामले में क्या होता है कि प्रशासनिक तंत्र में सामंती स्वामी होते हैं। जो प्रशासनिक तंत्र में क्या होते हैं, सामंती ही स्वामी होते हैं, जो जनता और शासक के बीच होते हैं और शासक के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा रखते हैं। सेकंड है करिश्माई प्राधिकार। ये पूछ लिया जाता है करिश्माई प्राधिकार क्या है। तो करिश्माई प्राधिकार शब्द का अर्थ है ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा। वेबर के अनुसार ये प्राधिकार किसी व्यक्ति की विलक्षण प्रवृत्तिता, नायकवाद और उदाहरणात्मक चरित्र और उनके मानक प्रकार या उनके द्वारा बताए गए आदेशों के प्रति समर्पण पर निर्भर करती है। इस प्रकार तंत्र में शासक के पास मानवेतर और अति प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं और उनके व्यक्तिगत गुणों या समझदारी के आधार पर उसकी आज्ञा का पालन होता है। करिश्माई प्राधिकार तंत्र के तहत प्रशासनिक वर्ग में अनुसरणकर्ता होते हैं, जिन्हें उनके करिश्माई गुणों और नेतृत्व के प्रति समर्पण के आधार पर पद दिए जाते हैं। करिश्माई प्राधिकार व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता यह है कि ये अस्थिर है। जो करिश्माई प्राधिकार क्या है, वो अस्थिर है, अर्थात जब नेता मरता है या उसके करिश्माई गुणों का पतन होता है तो यह नष्ट हो जाती है। लेकिन वेबर ने निरंकुश या लोकतांत्रिक दिशा में करिश्माई प्राधिकार के नियमितीकरण यानी संस्थाकरण का सुझाव दिया है। थर्ड है आपका कानूनी तार्किक प्राधिकार। वेबर के अनुसार ये प्राधिकार मानक नियमों के प्रकार की विधि संगतता और ऐसे नियमों के तहत निर्देशन के प्राधिकार तक पदोन्नत लोगों के अधिकार पर निर्भर होती है। अतः इस तंत्र के तहत आज्ञाकारिता कानूनी तौर पर स्थापित अवैयक्तिक क्रम पर आधारित होती है, जो चरित्र में तार्किक होता है। अपने दफ्तर के प्राधिकार को लागू कर रहे लोगों तक ये सिर्फ उनके निर्देशों की औपचारिकता, विधि संगतता के द्वारा और दफ्तर के प्राधिकार के दायरे के भीतर ही विस्तारित होता है। जैसा कि शमसुन निसा अली कहते हैं कि यह तंत्र तार्किक कहलाता है क्योंकि इसमें साधन विशिष्ट लक्षण की प्राप्ति के लिए अभिव्यक्त तौर पर बनाए जाते हैं। यह कानूनी है क्योंकि प्राधिकार नियमों और प्रक्रियाओं की व्यवस्था के जरिए लागू होता है। मैक्स वेबर के अनुसार कानूनी तार्किक प्राधिकार 5 संबंधित आस्थाओं पर निर्भर करता है। मैक्स वेबर के अनुसार जो कानूनी तार्किक प्राधिकार कितने से संबंधित करता है, 5 संबंधित आस्थाओं पर निर्भर करता है। उस पर क्या कहते हैं, मार्टिन एल्बोव के अनुसार इस प्रकार है। मार्टिन एल्बोव बताते हैं सबसे पहला है, एक ऐसी विधि संहिता स्थापित की जा सकती है जो संगठन के सदस्यों से आज्ञाकारिता का आह्वान कर सके। सेकंड पॉइंट है, प्रशासन संगठन के हितों की देखरेख कानून के दायरों के भीतर रहकर करता है, जो अमूर्त नियमों का एक तंत्र है और विशिष्ट मामलों पर लागू होता है। थर्ड पॉइंट है,
प्राधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी इस अवैयक्तिक आदेश का पालन करता है। 4th पॉइंट है सदस्य का एकमात्र काम कानून का पालन है। जो सदस्य का एकमात्र काम क्या है कि जो कानून है उसका पालन करना है। 5th पॉइंट है अंततः आज्ञाकारिता प्राधिकार स्वामी के प्रति नहीं बल्कि उस अवैयक्तिक व्यवस्था के प्रति है जिसने उसे प्राधिकार के पद पर बैठाया। कानून तार्किक प्राधिकार के तहत प्रशासनिक वर्ग स्टाफ नौकरशाही होता है। दूसरे शब्दों में कानूनी तार्किक प्राधिकार तंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का आधार नौकरशाही होता है। वेबर के अनुसार केवल नौकरशाही संगठन का प्रमुख अपना पद अपने व्यवहार चुनाव या उत्तराधिकार के आधार पर पाता है। सर्वोच्च प्राधिकार यानी संगठन का जो प्रमुख है के तहत पूरे प्रशासनिक वर्ग में नियुक्त व्यक्तिक अफसर होते हैं। नौकरशाही की चारित्रिक विशेषता क्या क्या है? मैक्स वेबर द्वारा उनकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में जो 1947 में टॉलकोट पॉर्सेस व A.M. हेडरसन द्वारा अनुदित हुई थी, रेखांकित कानूनी तार्किक नौकरशाही के आदर्श प्रकार के निम्न चारित्रिक गुण बताते हैं। कौन कौन से गुण हैं इनके? सबसे पहला है नौकरशाह प्राधिकार के अधीन केवल आधारिक हैसियत से है और व्यक्तिगत तौर पर वे आज़ाद है। सेकंड है वे पदों के सुपरिभाषित पदानुक्रम में संगठित होते हैं अर्थात हर निम्नतर पद किसी उच्च पद के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहती है। थर्ड पॉइंट है हर पद की योग्यता का कानून अर्थों में परिभाषित क्षेत्र है। योग्यता के विशेष क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल है। कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो सबसे पहला है सुनिश्चित कार्यों को करने की बाध्यता का क्षेत्र। सेकंड है इन कामों को पूरा करने के अनिवार्य प्राधिकार के साथ पदाधिकारियों की व्यवस्था। थर्ड है बाध्यता के अनिवार्य साधन सुपरिभाषित होते हैं और उनका प्रयोग निश्चित स्थितियों के अधीन होता है। फोर्थ पॉइंट है जो हम गुण कर रहे थे, पद में मुक्त संविदात्मक संबंध द्वारा भरा जाता है, इस प्रकार सिद्धांतता मुक्त चयन होता है। फिफ्थ पॉइंट है अफसरों का चुनाव तकनीकी योग्यता के आधार पर होता है, इसकी परख परीक्षा से होती है। यह तकनीकी प्रशिक्षण को प्रमाणित करने वाले डिप्लोमा से प्रमाणित होती है या फिर दोनों ही तरीकों से उन्हें नियुक्त किया जाता है, चयनित नहीं। उन्हें क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, ना कि चयनित किया जाता है। 6 पॉइंट है अफसरों को तय वेतन दिया जाता है। जो अफसर होते हैं एक तो उनका चयन हो गया यानी उनको नियुक्त कर लिया, फिर उनका क्या होता है कि तय वेतन होता है। वे सामान्यतः पेंशन के अधिकारी होते हैं। अफसर त्यागपत्र देने के लिए हमेशा स्वतंत्र होता है और विशेष परिस्थितियों में नियोजक अधिकार द्वारा उसकी नौकरी समाप्त की जा सकती है। वेतन का स्केल मुख्यतः पदानुक्रम में उनके स्थान से तय होता है कि उनको कितना वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन इस कसौटी के अलावा उनके पद की जिम्मेदारी और प्राधिकार की सामाजिक हैसियत की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है। 7 पॉइंट है पदानुक्रम प्राधिकारी की एकमात्र या कम से कम प्रमुख जो आजीविका माना जाता है। 8 पॉइंट है यह विशिष्टता या उपलब्धि के या दोनों के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था वाला कैरियर होता है। पदोन्नति श्रेष्ठों के निर्णय पर निर्भर करता है। 9 पॉइंट है अधिकारी प्रशासन के साधनों के स्वामित्व में विलगित होकर और अपने पद पर कब्जा किए बिना काम करता है कि हमें इस पद पे कब्जा नहीं करना है, इसको काम सही ढंग से करना है। 10 पॉइंट है पद के आचार में वह सख्त और व्यवस्थित अनुशासन और नियंत्रण के अधीन होते हैं।
मोहित भट्टाचार्य ने वेबरीय सूत्रीकरण से संरचनात्मक गुणों और व्यवहारगत गुणों के एक एक समुच्चय निकाले हैं। प्रथम में शामिल है कार्य विभाजन, पदानुक्रम, नियमों की व्यवस्था, भूमिका निर्धारण, जबकि दूसरे में शामिल है तार्किकता, अवैयक्तिकता, नियम निर्देशिता और तटस्थता। ये उनके गुणों बताए गए हैं। तो वेबर के अनुसार शुद्ध तकनीकी उपागम से शुद्ध रूप से नौकरशाही प्रकार का प्रशासनिक संगठन यानी नौकरशाही की एक तंत्रीय नक्शल प्रभाविकता का उच्चतम स्तर प्राप्त करने में सक्षम है। अतः यह मनुष्य पर आदेशात्मक नियंत्रण कायम रखने का सबसे तार्किक ज्ञान साधन है। ज्ञात साधन निश्चितता, स्थिरता, अनुशासन और भरोसेमंदी में यह प्रशासन के किसी भी दूसरे रूप से क्या है, श्रेष्ठ है। कि एक प्रशासन में क्या होनी चाहिए, मनुष्य में निश्चितता होनी चाहिए, उसकी स्थिरता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, तभी वो प्रशासन में दूसरे व्यक्तियों से श्रेष्ठ हो सकता है। अतः संगठन के प्रभुत्व के लिए यह परिणामों के आंकलन का उच्च स्तर संभव बनाता है। यह संगठन कुशलता और अपने कार्यों के दायरे में भी श्रेष्ठ है। यह सभी प्रकार के प्रशासनिक कामों पर लागू हो सकता है। आधुनिक काल में व्यापक लोक प्रशासन की जरूरतों के लिए यह अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के क्षेत्र में हमें नौकरशाही और अपरिपक्वता के बीच चलना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो लोग एक बार एक तंत्रीय नौकरशाही में शासित होते हैं वे संगठन के और किसी रूप के बारे में कभी नहीं सोच सकते। अतः वेबर ने कहा कि नौकरशाही किसी भी दूसरे रूप से ज़्यादा कुशल, तार्किक और श्रेष्ठ है। यह अनिवार्य और स्थायी है। यानी अगर आप एक सरकारी पद पे चले गए तो आप प्राइवेट के बारे में तो नहीं सोच सकते हैं। आप उसी पद पे उसी श्रेष्ठ और उसी कार्य को अच्छे से करेंगे। ये आपके लिए क्या है, अनिवार्य भी है और एक स्थायी रूप प्रदान करता है। नौकरशाही पर नियंत्रण। मार्टिन एल्ब्रोज अपनी पुस्तक ब्यूरोक्रेसी में बताते हैं कि वेबर ने शीर्षस्थ शक्ति पर आसीन नौकरशाही पर नियंत्रण के कई उपाय बताए हैं। वेबर के लेखन में उन्होंने निम्न 5 रास्ते की पहचान की है। कौन से 5 रास्ते हैं? सबसे पहला रास्ता है निर्णय निर्माण में एक से ज़्यादा व्यक्तियों या भागीदार होना। सेकंड है शक्तियों का अलगाव अर्थात समान कार्य के लिए एक से ज़्यादा निकायों में जिम्मेदारियों की विभाजन। थर्ड पॉइंट है अपरिपक्व प्रशासन अर्थात ऐसे गैर वेतनभोगी लोगों द्वारा प्रशासन जो पेशेवर नहीं है। फोर्थ पॉइंट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात जनता के प्रति नौकरशाही की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक संसद के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अंतर्गत रहना। फिफ्थ पॉइंट है प्रतिनिधित्व अर्थात चयनित प्रातिनिधिक निकायों संसद या विधानसभाओं के द्वारा नियंत्रण। उपरोक्त 5 तरीकों में से वेबर आखिरी अर्थात प्रतिनिधित्व का पक्ष लेते हैं क्योंकि यह नौकरशाही पर ज़्यादा नियंत्रण में मदद करता है। वेबर के अनुसार नौकरशाही के उदय के लिए निम्न कारक उत्तरदायी है। सबसे पहला है धन अर्थतंत्र का पैदा होना। धन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। सेकंड है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय होना। थर्ड है लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास। फोर्थ है जटिल प्रशासनिक समस्याओं का जन्म। फिफ्थ है संचार के आधुनिक साधनों का विकास। सिक्स्थ है तर्कवाद का विकास और सेवंथ है जनसंख्या वृद्धि। वेबर के आलोचक। अब वेबर ने जो मॉडल बताए हैं इसकी आलोचना भी हुई है। तो किस किस ने क्या आलोचना की है? बाद के सामाजिक वैज्ञानिकों ने वेबर के नौकरशाही मॉडल की विभिन्न आधारों पर आलोचना की है। वे हैं सबसे पहले है मानवीय आयाम की उपेक्षा की सीमा तक संगठन के औपचारिक ढांचे पर जोर देने के कारण इसकी एक यंत्र विचारधारा के रूप में आलोचना की गई है। सेकंड पॉइंट है इसे एक बंद व्यवस्था मॉडल
क्या कहा है, बंद व्यवस्था मॉडल के रूप में व्याख्यात किया गया है, क्योंकि यह संगठन और उसके परिवेश के बीच संबंधों पर ध्यान नहीं देता है। थर्ड है, यह एक अस्थिर परिवेश यानी बदलते परिवेश में काम नहीं कर सकता। फोर्थ है, ये रोजमर्रा के दोहरावपूर्ण कामों के लिए उपयुक्त है, किंतु रचनात्मक और कल्पनाशीलता वाले कामों के लिए नहीं है। वेबर के विभिन्न आलोचक की राय निम्न है। सबसे पहले आलोचक कौन है, रॉबर्ट के मार्टिन। उन्होंने क्या कहा, अपने द्वारा संपादित पुस्तक रीडर इन ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने दलील दी कि नियमों के पालन का परिणाम लक्ष्यों के विस्थापन में होता है, जहां साधन मूल्य यानी जरिए नियम अंतिम मूल्य यानी लक्ष्य पर जाता है। ये आलोचकपन औपचारिकतावाद और रस्मवाद में विकसित हो जाता है। फिलिप सेल्जनिक कहते हैं, वे अपनी पुस्तक टीवी एंड दी ग्राउंड में तर्क देते हैं कि प्राधिकार के विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन का परिणाम विभागीकरण और संगठन की उप इकाइयों के बीच हितों के बढ़े हुए बंटवारे में होता है। वे कहते हैं कि उप इकाइयों और संगठन के बीच लक्ष्यों का टकराव लक्ष्यों के विस्थापन में परिणामित होता है। एल्विन गोल्डनर कहते हैं, वे अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेसी में कहते हैं कि नियंत्रण तंत्र के रूप में अतिरिक्त नियमों का विस्तार प्रबंधकों और अधीनस्थों के बीच तनाव पैदा करता है, जो सांगठनिक लक्ष्यों के भटकाव की ओर ले जाता है। उन्होंने नौकरशाही को कॉस्मोपॉलिटन और लोकल में विभाजन किया है। नौकरशाही को किसमें क्या है, कॉस्मोपॉलिटन और लोकल के रूप में विभाजित किया है। किसको विभाजित किया है, तो नौकरशाही को। मिशेल क्रोजिन कहते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक दी ब्यूरोक्रेटिक फेनामेना 1964 में जो पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की थी, नौकरशाही की व्याख्या एक आलोचदार संगठन के रूप में की, जो अपनी गलतियों से सीखकर अपना व्यवहार दुरुस्त नहीं कर सकता, कि जो उसकी गलती है उससे वो सीखकर अपना व्यवहार को सही नहीं कर सकता है। थॉर्स्टीन वेबलन कहते हैं, उन्होंने दलील दी कि नियमों के साथ अपनी अति लगाव के कारण ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बदलती परिस्थितियों से निपटने में असक्षमता को जन्म देता है। दूसरे शब्दों में, ये नई चीज़ों से निपटने में असक्षम अफसरों का समाजीकरण कर देता है। उन्होंने इसकी व्याख्या प्रशिक्षित अक्षमता के रूप में की है। डेवी कहते हैं, उन्होंने कहा कि नौकरशाही में अफसर लंबे समय तक ही एक जैसा काम करते रहते हैं, इसलिए कुछ प्राथमिकताएं और विशेष विकसित कर लेते हैं। उन्होंने व्याख्या की कि पेशा संबंधी साइकोसिस के रूप में की है। जो पेशा क्या है, एक संबंधी साइकोसिस के रूप में की है। इसकी परिघटना को बर्नॉट ने पेशेवर विकृति कहा है। विक्टर ए थॉमसन क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के गैर इरादतन नतीजों में ब्यूरोपैथोलॉजी नौकरशाही की बीमारी कहा है। ब्यूरोक्रेसी को क्या कहा है कि नौकरशाही की बीमारी है। ये कहा कि वे ब्यूरोपैथिक व्यवहार के कारण जन्म लेते हैं। साइमन व बर्नार्ड कहते हैं, उन्होंने कहा कि वेबर ने अपनी थीसिस संरचनात्मक उपागम के आधार पर विकसित की है, अतः यह मॉडल प्रशासनिक कुशलता को घटाता है, अनौपचारिक संबंधों और अनाधिकारिक व्यवहारों द्वारा बढ़ाई जा सकती है। साइमन व मार्च क्या कहते हैं, अपनी पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन में वे दलील देते हैं कि वेबर ने संगठन के औपचारिक पहलू से
अत्यधिक सरोकार के कारण संगठन के मानवीय आयामों की उपेक्षा की, अतः उन्होंने वेबर को गुलिक, उर्विक व अन्य क्लासिकी चिंतकों की श्रेणी में रखा। रॉबर्ट प्रेस्थस कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वेबर का मॉडल विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह पश्चिमी संस्कृति की उपज है। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स कहते हैं, उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के अध्ययन में नौकरशाही का वेबर का आदर्श मॉडल प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह एक सापेक्ष स्वायत्त प्रशासनिक तंत्र के कल्पना करता है। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे विकसित देशों में प्रशासनिक संरचनाओं को अन्य सामाजिक संरचनाओं से पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त होती है। इसके विपरीत विकासशील देशों में वे कम स्वायत्त है। इस प्रकार रिक्स ने कहा कि वेबर का आदर्श मॉडल संगठन और परिवेश के संबंधों के अध्ययन में मदद नहीं करता। उन्होंने इस प्रकार रिक्स ने कहा कि जो मैक्स वेबर के आदर्श मॉडल है संगठन और परिवेश के संबंधों के अध्ययन में मदद नहीं करता। उन्होंने लोक प्रशासन के अध्ययन के परिवेशीय दृष्टिकोण की वकालत की। जो लोक प्रशासन का अध्ययन है वो क्या है? परिवेशीय दृष्टिकोण है। वॉरेन बेनिस के अनुसार अपनी पुस्तक दी टेम्पररी सोसाइटी में उन्होंने पूर्वानुमान लगाया कि नौकरशाही खत्म हो जाएगी, इसका स्थान ज़्यादा अनुकूल, योग्य, अस्थायी कार्यतंत्र ले लेगा। उनकी भविष्यवाणी उद्भव सिद्धांत पर आधारित है जो कहता है कि हर युग अपनी जाति के अनुकूल सांगठनिक रूप विकसित करता है। रॉयल रुडोल्फ व सुसान रुडोल्फ कहते हैं, उन्होंने तर्क दिया कि वेबर मॉडल औपचारिक तार्किकता तकनीक जो सांगठनिक प्रभाविकता में योगदान करती है और सांगठनिक अकुशलता को बढ़ा दे सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अनुसार यह अलगाव और प्रतिरोध के स्रोत निर्मित करती है और प्राधिकार के विरुद्ध सत्ता के लिए संघर्ष को बढ़ावा देती है। नौकरशाही प्रशासन में पितृसत्ता तत्वों की मौजूदगी इस संघर्ष को शांत करती है क्योंकि पितृसत्ता शासन में नौकरशाही तत्वों की मौजूदगी इसी कुशलता को बढ़ाती है। इस प्रकार उन्होंने वेबर के मॉडल को सर्वाधिक तार्किक प्रकार को कुशलता का उच्चतम स्तर प्राप्त करने में सक्षम है के रूप में चुनौती दी है। क्लॉज ऑफी ने कहा है कि उन्होंने तार्किकता को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला है सांगठनिक तार्किकता और दूसरा है व्यवस्थित तार्किकता। पहले अर्थ में विशेष परिस्थितियों में भी नियमों को यांत्रिक रूप से लागू करना, जबकि दूसरे अर्थ में परिवेश की आवश्यकताओं के अनुसार नौकरशाही का अनुकूलन। उन्होंने कहा कि वेबर मॉडल व्यवस्थित तार्किकता के प्रतिकूल है जो और अनिश्चित सामाजिक परिवर्तनों की सूरत में दोनों तार्किकताएं एक दूसरे से उलझ जाती है। विलियम डेली के अनुसार उन्होंने कहा कि विकासशील देशों में वेबर की तार्किक नौकरशाही की बजाय पितृसत्तात्मक नौकरशाही आर्थिक वृद्धि के लिए ज़्यादा अनुकूल है, जबकि वेबर का मॉडल विकसित देशों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। जोसेफ लॉ पोलम्बरा कहते हैं, उन्होंने अपने द्वारा संपादित पुस्तक ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उन्होंने टिप्पणी की कि वेबर नौकरशाही सामाजिक परिवर्तन का कम प्रभावी औजार है। उनका मानना था कि विकासशील देशों में वेबर नौकरशाही या पश्चिमी नौकरशाही के मॉडल के बजाय नौकरशाही के चीनी या रूसी मॉडल ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। पीटर ए ब्लाउम कहते हैं अपनी पुस्तक ब्यूरोक्रेसी इन मॉडल सोसाइटी में कहते हैं कि एक बदलते परिवेश में सांगठनिक उद्देश्य की पूर्ति नौकरशाही के ढांचे में निरंतर बदलाव पर निर्भर करता है। कील एंड स्पट्जर कहते हैं, उन्होंने वेबर के दावे
पर आपत्ति की तार्किक नौकरशाही एक आधुनिक परिघटना है। क्या आपत्ति की कि जो तार्किक नौकरशाही है वो एक आधुनिक परिघटना है। अतः एस.सी. कील कहते हैं वेबर नौकरशाही के सभी तत्व दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की चीनी नौकरशाही यानी मंदारिन नौकरशाही में मौजूद थे। इसी प्रकार ए.बी. स्पिट्ज़र ने 19वीं सदी की फ्रांसीसी नौकरशाही का उदाहरण दिया। कार्ल फ्रेडरिक कहते हैं इन्होंने कहा कि वेबर के नौकरशाही के आदर्श प्रकार हैं। आदर्श और प्रकार ही शब्द एक दूसरे को खारिज करते हैं। लॉरेंस जे पीटर कहते हैं इन्होंने कहा कि नौकरशाही में प्रबंधक और अयोग्यता स्तर को बढ़ा लेता है, जबकि थीसिस पीटर सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। फ्रेडरिक ब्यूरेन कहते हैं कि ब्यूरेन ने तर्क दिया कि लोग उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक जवाबदेही के सिद्धांत के एक अनुप्रयोग ने नौकरशाही की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया। वेबर के मॉडल के इस लक्ष्य की उपेक्षा की गई है। अतः मोहित भट्टाचार्य के शब्दों में मैक्स वेबर को नौकरशाही मॉडल सामान्यतः क्लासिकी प्रशासनिक चिंतन की श्रेणी में रखा जाता है। लोक प्रशासन में मैक्स वेबर हैं का आदर्श प्रकार अभी भी प्रभुत्वशाली बना हुआ है। अवधारणात्मक स्तर पर वेबर के सूत्रीकरण का आकर्षण कभी फीका नहीं पड़ सकता, जो इसकी पारंगतिक शक्ति का स्पष्ट परिणाम है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।